क्लोई आइलिंग एक ग्लैमर मॉडल थी। वो एक दिन एक शूट पर गई जहां पर उसे 2 लोगों ने किडनैप कर लिया। और इतना ही नहीं, शी वॉज ऑल्सो ड्रग्ड, गैग्ड एंड हेल्ड हॉस्टेज एक पुरानी सी अबैंडन्ड बिल्डिंग में। किडनैपर्स का अल्टीमेट मोटिव था उसे डार्क वेब पर एक सेक्स स्लेव की तरह बेच देना। ये केस जितना सीधा लोगों को लगा उतना ये सीधा था नहीं। ये केस जब लोगों के सामने आया तो पूरी दुनिया के लोग हैरान रह गए। इस केस में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या सच है और क्या झूठ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आज का ये केस बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर है, क्लोई आइलिंग की किडनैपिंग। क्लोई आइलिंग एक ब्रिटिश मॉडल है जो 1997 लंदन में पैदा हुई थी। उसकी जिंदगी हमेशा से ही काफी इंस्पायरिंग और चैलेंजिंग रही थी, पर फिर उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। क्लोई का बचपन लंदन में ही गुजरा था। वो बहुत ही पॉजिटिव लड़की थी, वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी। उसे पसंद नहीं था कि कोई भी उसे रोते हुए देखे। क्लोई को बचपन से ही मॉडलिंग का बहुत शौक था। उसने कई सारे फोटोशूट्स और लोकल फैशन शोज में भी पार्टिसिपेट किया और उसकी ब्यूटी और उसकी कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत ही जल्दी एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल बन गई। क्लोई का जो मॉडलिंग करियर था उसकी ट्रेजेक्टरी काफी इंटरेस्टिंग रही। उसने 18 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज वगैरह डालना शुरू कर दिया था। 2017 में क्लोई ने फिल ग्रीन नाम के एक आदमी की मॉडलिंग एजेंसी में साइन किया। उस एजेंसी का नाम था सुपर मॉडल एजेंसी। ये एजेंसी फिल की थी, पर इसके अलावा वो एक लॉयर और पार्ट टाइम डीजे भी था। फिल की ये एजेंसी काफी नोटोरियस थी अपनी मॉडल्स को अनकन्वेंशनल चीजें करवाने के लिए। अनकन्वेंशनल कैसे, मैं समझाता हूँ। फिल अपनी मॉडल्स को हर तरह के कंट्रोवर्शियल शूट्स पर भेज देता था, चाहे वो कोई हाई एंड प्रोजेक्ट के लिए हो या फिर नेकेड जेलो रेसलिंग ही क्यों ना हो। फिल को बस पैसा कमाने से मतलब था। क्लोई ने थोड़े से टाइम में ही इस इंडस्ट्री में अपने लिए काफी बड़ा नाम बना लिया था। उसके शुरुआती कुछ शूट्स के बाद ब्रांड्स उसे खुद अप्रोच करते थे, वो खुद उसके साथ काम करना चाहते थे। एंड ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली मॉडलिंग इंडस्ट्री में जो कि इतनी सैचुरेटेड है। क्लोई एक पेज 3 मॉडल थी, जिसका मतलब है उसकी टॉपलेस पिक्चर्स ब्रिटेन के कई पॉपुलर टैबलॉइड्स के 3rd पेज पर प्रिंट होती थी। उसके हर एक शूट के बाद उसकी पॉपुलैरिटी बस बढ़ते ही जा रही थी। एंड शी मेड श्योर कि वो रोज ना रोज अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर करे। देखते ही देखते मार्च 2017 तक उसके इंस्टाग्राम पर 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे और वो सिर्फ फोटोशूट से ही साल के 50,000 पाउंड्स बनाने लगी। जैसा कि मैंने कहा, वो इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी और अपनी हर एक छोटी चीज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से प्राइवेसी तो प्रैक्टिकली खत्म ही हो जाती है। और क्लोई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्च 2017 में फिल को एक इटालियन फोटोग्राफर ने अप्रोच किया जिसका नाम था आंद्रे लाजियो। वो एक मोटरसाइकिल शूट के लिए पेरिस में क्लोई के साथ काम करना चाहता था, जिसमें क्लोई को उनके मोटरसाइकिल्स के ऊपर स्टीमी पोजेस देने थे। फिल ने आंद्रे का नाम पहले कभी सुना नहीं था, इसलिए उसे उस पर थोड़े थोड़े डाउट्स थे। तो उसने आंद्रे से कुछ नॉर्मल सवाल पूछे जो वो हर क्लाइंट से पूछता था, जैसे कि उसने और क्या क्या काम किया है, उसने किस किस मॉडल के साथ काम किया है। फिल के हिसाब से आंद्रे ने जब उसे अपनी वेबसाइट दिखाई और उसके सारे सवालों के जवाब दिए तो फिल को उस पर यकीन हो गया। और आंद्रे पर एक बैकग्राउंड चेक करने के बाद फिल को उसके स्टूडियो और उसके पोर्टफोलियो की डिटेल्स भी मिल गई थी। और इतना ही नहीं, आंद्रे ने सामने से उसे एडवांस 2000 पाउंड्स भी दे दिए। शायद इसीलिए फिल को उस पर पूरा भरोसा हो चुका था। तो फिल ने इस शूट के लिए हाँ कह दिया। पर क्लोई जब ये शूट करने के लिए पेरिस पहुंची तो आंद्रे ने फॉर सम रीजन ये शूट कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि उसके स्टूडियो को किसी ने लूट लिया है और अंदर तोड़ फोड़ मचा दी है। आंद्रे के लिए ये बात काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग थी और उस चीज के लिए उसने फिल से माफी भी मांगी। और इतना ही नहीं, आंद्रे क्लोई से मिला भी और उसने उसके टैक्सी के एक्सपेंसेस भी दिए ताकि वो सेफली एयरपोर्ट तक पहुंच सके। ये सब उसने किया फिल को अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए, उसका ट्रस्ट गेन करने के लिए। और जाहिर सी बात है, फिल ने उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली। कुछ टाइम बाद आंद्रे उन्हें फिर से अप्रोच करता है फोटोशूट के लिए और इस टाइम वो पूरी तैयारी के साथ था। उसने अपने स्टूडियो की कुछ फोटोज भी भेजी जो बिल्कुल एक प्रोफेशनल सेटअप जैसा लग रहा था। इतना ही नहीं, उसने सामने से एजेंसी को 2000 पाउंड्स की पेमेंट भी कर दी टू मेक श्योर कि शूट पर क्लोई ही आए। ये शूट 12 तारीख के लिए स्केड्यूल किया जाता है और क्लोई वहां एक दिन पहले पहुंच जाती है होटल गैले में। और इसके बाद कुछ बहुत ही शॉकिंग होता है। क्लोई की जो माँ होती है वो फिल के पास जाती है ये कंप्लेन लेकर कि क्लोई गायब हो गई है। एक्चुअली क्लोई अपनी माँ के साथ रहती थी, तो वो जब भी शूट्स पर बाहर जाती थी तो वो शूट से पहले, शूट के दौरान और शूट के बाद अपनी माँ को कॉल करती रहती थी। पर इस बार ना तो क्लोई का कॉल आया और ना ही क्लोई ने कोई कॉल उठाया। फिल उसकी माँ को समझाता रहा, उन्हें शांत करने की कोशिश करता रहा और उनसे कहता रहा कि क्लोई वहाँ आंद्रे के साथ है और बिल्कुल सेफ है। फिल ने खुद भी क्लोई को कांटेक्ट करने की काफी कोशिश की, पर उसके सारे कॉल्स वॉइस मेल पर जा रहे थे। फिल उसके लिए बहुत सारे मैसेजेस छोड़ता है ताकि वो कोई भी तरीके से क्लोई तक पहुंच सके, पर पूरा दिन बीत जाता है और क्लोई का सामने से कोई भी जवाब नहीं आता।
अब फिल को भी बहुत टेंशन होने लगी थी। क्लोई अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी, बहुत प्रोफेशनल थी, तो यूं बिना बताए डिसअपियर हो जाना उसका नेचर नहीं था। तो फिल को लगा कि शायद उसका फोन एयरप्लेन मोड पर होगा। उसी दिन फिल ने क्लोई की रिटर्न टिकट भी बुक करा रखी थी ताकि शूट होने के बाद वो आराम से वापस आ सके, पर उसका क्लोई से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो टेंशन में आकर उसने एयरलाइन एजेंसी को कॉल किया ये पता करने के लिए कि क्लोई ने अपनी फ्लाइट बोर्ड की या नहीं। लेकिन एजेंसी की तरफ से जो उसे इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट तो कब की टेक ऑफ कर चुकी है और क्लोई उसमें नहीं है। फिल अब बहुत टेंशन में था, पर कहीं ना कहीं उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद क्लोई का शूट जो है वो एक्सटेंड हो गया हो, या फिर वो किसी दूसरे देश में घूम रही हो, या फिर वो शायद क्लबिंग चली गई होगी, या फिर टाइम जोन के डिफरेंसेस की वजह से वो शायद बात नहीं कर पा रही होगी। पर उसकी ये उम्मीद भी जल्द ही टूटने वाली थी। अगले दिन सुबह 10 बजे उसे ब्लैक डेथ ग्रुप की तरफ से एक ईमेल आता है जिसके अंदर उन्होंने रैंसम की डिमांड की थी। मतलब वो क्लोई के बदले पैसे मांग रहे थे। उस ईमेल में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये पैसे इकट्ठे करने बहुत जरूरी है, और उस ईमेल के अंदर 3 लोगों के नाम भी लिखे हुए थे, और वो नाम थे डेव रीड, पॉल बैक्सनडेल वॉकर और रोरी मकार्थी। फिल ये बात समझ गया था कि क्लोई ने उन तीनों के नाम इसीलिए दिए होंगे क्योंकि उसे लगा कि वो तीनों शायद उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। और थोड़ी रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि ये तीनों एक्चुअली काफी वेल्दी बिजनेसमैन थे जिनका आपस में तो कोई रिलेशन नहीं था, पर इन्होंने क्लोई के साथ पहले काम किया था और वो क्लोई को जानते थे। तो क्लोई ने उनके नाम इसीलिए दिए होंगे क्योंकि रैंसम की अमाउंट बहुत बड़ी होगी और उसे लगा कि ये वेल्दी बिजनेसमैन एक बार उसका वो रैंसम पे कर देंगे उसकी जान बचाने के लिए। पर वेट अ मिनट, इस ईमेल की सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि उसके किडनैपर्स ने एंड में ये लिखा था कि वो क्लोई की इस डिसअपीयरेंस का अच्छे से इस्तेमाल करके उसे काफी फेमस बना सकते हैं। आई मीन आखिर कोई भी किडनैपर किसी की पब्लिसिटी बूस्ट करने की टिप्स क्यों देगा? इट्स वियर्ड, राइट? एनीवेज, इस ईमेल से अब एक बात तो एस्टैब्लिश हो गई थी कि क्लोई वाज इन फैक्ट मिसिंग। तो फिल ने क्लोई की मॉम को कॉल करके कहा कि आप एक पुलिस केस फाइल कर दीजिए। वो लोग यूके एम्बेसी ऑफिशियल्स को भी कॉल करते हैं। वो लोग उन्हें आंद्रे का नेम, उसकी फोटो, उसकी वेबसाइट की डिटेल्स, उसकी स्टूडियो की फोटोज और एड्रेस ये सब शेयर कर देते हैं। उसके स्टूडियो का एड्रेस ऑब्वियसली फेक था, पर जब इटालियन पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्हें कुछ लीड्स मिल गई। उन्हें वहां पर क्लोई का कुछ सामान और क्लोई के गिरे हुए कपड़े मिले जो शायद किडनैपिंग के टाइम वहां पर गिर गए होंगे। इसी दौरान पुलिस ऑफिशियल्स को एक ईमेल टिप मिली जिसके अंदर क्लोई के किडनैपिंग और उसके ऑक्शंस की डिटेल्स थी। साथ ही में एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया गया था जिसके अंदर डार्क वेब की उस वेबसाइट की जानकारी थी जिस पर लड़कियों को बेचा जाता है। पुलिस वालों ने जब उस वेबसाइट को एक्सप्लोर किया तो उन्हें वो बहुत ही डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग लगी। उस वेबसाइट पर ऐसा डिस्क्रिप्शन था कि हमारे पेज पर अवेलेबल सारी लड़कियां ऑक्शन की जाती है एंड दे आर फॉर सेल। जैसे कि वो बेचारी लड़कियां कोई प्रॉपर्टी या मर्चेंडाइज हो। इन सारी लड़कियों को यूरोप में रखा जाता है और अगर कोई बायर अपनी पसंद की किसी लड़की को किडनैप करवाना चाहता है तो वो सर्विस भी अवेलेबल है एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ, और अगर ये लोकेशन यूरोप के बाहर हो तो चार्ज भी ज्यादा होगा। हर प्रोफाइल में उन लड़कियों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई थी जैसे कि उनका नाम, उनकी एज, उनकी मेजरमेंट्स वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, उनके पास एक कॉन्ट्रैक्टेड डॉक्टर भी था जो ये सब चेक करता है कि इन लड़कियों को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है। ब्लैक डेथ ग्रुप कोई भी ऐसी लड़की को नहीं बेचता था जो टर्मिनली इल हो या फिर उसे कोई एसटीडी हो या फिर वो प्रेग्नेंट हो या फिर उसका कोई बच्चा हो। ये लोग यूरोप के अंदर लड़कियों की फ्री डिलीवरी करते थे पर यूरोप के बाहर इनके एक्स्ट्रा चार्जेस थे, और किसी भी लड़की को खरीदने के लिए इनकी काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी। इन सभी लड़कियों की प्रोफाइल के बीच एक प्रोफाइल क्लोई की भी थी। क्लोई 19 ईयर ओल्ड कॉकेशियन 34 डबल डी, और क्लोई की स्टार्टिंग बिड भी मेंशन थी जो थी $300,000 की, और ये ऑक्शन शुरू होने वाला था 16 जुलाई 2017 को। इस सब से ये पता चल गया था कि क्लोई एक बहुत ही बड़े और ऑर्गेनाइज सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग का शिकार बन चुकी है। कुछ टाइम बाद फिल को एक और ईमेल आता है जिसके अंदर क्लोई की एक फोटो अटैच थी जिसके अंदर क्लोई जमीन पे पड़ी हुई थी नशे की हालत में। क्लोई एक बहुत फेमस मॉडल थी, इसीलिए उसके केस ने काफी जल्दी इंटरनेशनल अटेंशन गेन करना चालू कर दिया था। पूरे 6 दिन तक पूरी दुनिया के लोगों ने क्लोई को ढूंढने की कोशिश की, पर इसके बाद जो हुआ आई डोंट थिंक वो आप लोगों ने कभी देखा होगा या कभी भी कहीं भी सुना होगा। 17 जुलाई को क्लोई खुद मिलान एम्बेसी में पहुंच जाती है और उसे उस एम्बेसी तक ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका किडनैपर खुद आंद्रे लाजियो ही था। आंद्रे उसका असली नाम नहीं था और ना ही वो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। हिज रियल नेम वाज लुकास हर्बा। इन दोनों को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई किडनैपर खुद अपने विक्टिम को पुलिस के पास पहुंचा रहा है। वहां पर सब लोग क्लोई को घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। दूसरी तरफ उस किडनैपर का एटीट्यूड भी काफी अनसेटलिंग था। वो बार बार उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो सिर्फ एक दोस्त है, पर वो लोग कहीं ना कहीं ये समझ गए थे
कि कुछ तो गड़बड़ है। क्लोई ने उन ऑफिशियल्स को बताया कि वो जैसे तैसे अपने किडनैपर से बचकर भाग गई और भागने के बाद उसने अपने दोस्त को कॉल कर दिया और वो दोस्त उसे इस एम्बेसी में ले आया। आखिर क्लोई अपने किडनैपर के लिए कवर क्यों कर रही थी, और इसके बाद जब पुलिस वालों ने क्लोई से पूछा कि उसके दोस्त का नंबर क्या है जिस पे तुमने कॉल किया था, तो क्लोई उन्हें बता नहीं पा रही थी बिकॉज़ इट वाज ऑब्वियसली अ लाई। क्लोई इवेंचुअली अपनी किडनैपिंग की सारी डिटेल्स ऑफिशियल्स को बता देती है, पर वो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज स्किप कर देती है जो बाद में उसके खिलाफ काफी सारे सस्पिशंस रेज करती है। एक्चुअली एम्बेसी पहुंचने से पहले क्लोई लुकास के साथ शॉपिंग करने गई थी और ये डिटेल छुपाने की वजह से सबको उस पर बहुत डाउट हो जाता है और क्लोई की कहानी का सच, उसके इंटेंशंस और भी ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। सब लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि क्या ये सच में कोई किडनैपिंग थी, कहीं ये कोई सेटअप या कोई ड्रामा तो नहीं था। क्लोई की स्टेटमेंट के बाद पुलिस लुकास को अरेस्ट कर लेती है और वो बंदा अपनी स्टेटमेंट में कुछ और ही बताता है। वो बोलता है कि क्लोई और वो एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फंस चुके हैं और ये सब बस एक स्कीम है क्लोई की पब्लिक इमेज को बूस्ट करने के लिए। लुकास ये भी बताता है कि ये सब करने का आइडिया उसे एक मूवी से आया था जिसका नाम था बाय एनी मीन्स। इस मूवी के अंदर भी एक माइनर सेलिब्रिटी किडनैप हो जाता है। इस केस में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम क्लोई की टाइमलाइन के हिसाब से फैक्ट्स चेक कर लेते हैं। क्लोई जब शूट के लिए उस बिल्डिंग में जाती है तब दो लोग अचानक से उस पर हमला कर देते हैं। उन दोनों लोगों ने ही अपने मुंह मास्क से छुपाए हुए थे। एक आदमी पीछे से आकर क्लोई को पकड़ लेता है और दूसरा आदमी उसके हाथ में एक नीडल इंजेक्ट कर देता है। उस नीडल में केटामीन था। केटामीन एक एनेस्थेटिक है जो लोगों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उन्होंने क्लोई के हाथ और उसके एंकल्स को कफ कर दिया ताकि वो बिल्कुल भी हिल ना सके। उसके बाद उन्होंने क्लोई को एक बड़े से डफल बैग में डालकर कार के ट्रंक में बंद कर दिया। वो क्लोई को तुरीन के पास एक रूरल एरिया में लेके जा रहे थे, पर क्लोई को इस सब के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि उस समय वो ड्रग थी। पर हाँ, जब तक वो उस कैबिन में पहुंचे जहां पर उन्होंने क्लोई को रखा तब तक क्लोई के ड्रग्स का असर उतर चुका था। मतलब वो कैबिन, वो जगह मिलान से काफी दूर थी। वहां पहुंचने पर वो देखती है लूकस को और लूकस उसे बताता है कि वो ब्लैक डेथ गैंग का लीडर है और वो काफी समय से क्लोई के ऊपर नजर रख रहा था। लूकस उसे ये भी कहता है कि उसका मकसद क्लोई को डार्क वेब पर बेचना है। वो क्लोई को डराने की काफी कोशिश करता है। वो उसे अपनी गैंग के पुराने विक्टिम्स की स्टोरीज बताता है, जैसे कि उसने एक बार एक लड़की को मिडिल ईस्टर्न फैमिली में बेचा था जिन्होंने एक एक करके कई बार उस बेचारी लड़की का किया और बाद में उसे अपने पेट टाइगर को खिला दिया। ये सब सुनकर क्लोई बहुत ज्यादा डर गई थी। लूकस ने उसे ये भी बताया कि ये सब करने में पुलिस वाले और गवर्नमेंट एजेंसीज भी उनकी हेल्प करती है, तो वो वहां से भागने की तो बिल्कुल भी ना सोचे और अगर वो इस हफ्ते के एंड तक उन्हें $3 लाख नहीं देगी तो वो उसे भी बेच देंगे। क्लोई ने उन्हें कहा कि उसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है और इसके बाद उसने उन्हें उन 3 बिजनेसमैन के नंबर दे दिए जो ओरिजिनल ईमेल में लिस्टेड थे। पर इस कहानी में दोबारा एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्लोई के किडनैपर्स ने उस पर इतनी रिसर्च की पर उन्हें ये नहीं पता था कि क्लोई का एक्चुअली में एक बच्चा है। तो ब्लैक डेथ की गाइडलाइंस के हिसाब से क्लोई उनके किसी काम की नहीं थी। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि इतने बड़े सेक्स क्राइम सिंडिकेट को लड़कियां किडनैप करने में और उन्हें बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उनकी वैल्यूज तब जाग जाती है, उन औरतों के लिए जाग जाती है जिनका बच्चा है। What a joke। इसके बाद क्लोई उनसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने बच्चे के पास जाने दे। वो उनके सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि प्लीज मुझे एक बार अपने बच्चे की फोटो देखने दो। और ये सब सुनकर कि क्लोई का एक बच्चा है, उन किडनैपर्स को काफी बड़ा झटका लगता है। बट हाउ बिजार इज दिस। आई मीन इतना बड़ा क्राइम कार्टेल जो इतने टाइम से ये सब कर रहा है, वो क्लोई के इंस्टाग्राम में दिखने वाली हर फोटो में उसके बेटे को कैसे मिस कर सकते हैं। अब लूकस के अकॉर्डिंग इसके बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लोई के साथ क्या किया जाए। इसके बाद वो उसे एक ड्रॉर के साथ बांध देते हैं और उसे नीचे ठंडी जमीन पर सोने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि किडनैपर्स का जो ओरिजिनल प्लान था वो तो अब फेल हो गया था और वो किडनैपर कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। इसलिए अब क्लोई पर नजर रखने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये काम ज्यादातर लूकस करता था और क्लोई को लूकस को देखकर ऐसा लगा कि शायद लूकस को उस पर क्रश है। इसके बाद क्लोई ने पूरी कोशिश की कि वो कैसे ना कैसे लूकस को अपने प्यार में फंसा ले। वो लूकस से उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछती, उससे बहुत सारी बातें करती, उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट दिखाती। अब इन्हीं बातों के दौरान लूकस ने क्लोई को यह भी बताया कि वो अपना करियर चेंज करना चाहता है और इस कार्टेल को छोड़ना चाहता है और वो क्लोई को वहां से बचाने के लिए भी तैयार हो जाता है, पर इसके लिए उन्हें कार्टेल को बिडिंग अमाउंट पे करनी होगी और अपनी 20 प्रॉपर्टीज भी देनी होगी। पर इसके बदले में लूकस की 2 कंडीशंस भी थी। पहली कि क्लोई वहां से निकलते ही उसे 50,000 पाउंड्स पे करेगी बिटकॉइन में, और दूसरी कि वो यूके में जाकर ब्लैक डेथ ग्रुप को प्रमोट करेगी। और इसके लिए उन्होंने क्लोई से सिर्फ उसका वादा लिया था, जैसे कि वो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और लूकस को लगा कि अगर वो क्लोई के लिए ये सब करेगा तो वो धीरे धीरे उसके प्यार में गिर जाएगी और उन दोनों की किस्मत जुड़ जाएगी।
आई मीन हाउ डिल्यूजनल। धीरे धीरे लूकस को सच में क्लोई से प्यार होने लगा था। वो उसे सेक्सुअली सिड्यूस करने की भी कोशिश करता। एक दिन उसने क्लोई से पूछा कि क्या हम दोनों साथ में सो सकते हैं, तो क्लोई ने उससे कहा कि ये तभी पॉसिबल है जब वो उसे वहां से जाने देगा, वरना नहीं। इस बात के बाद लूकस बहुत ज्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो क्लोई को बोलता है कि वो जल्दी से शॉवर लेके वापस आए। इसके बाद क्लोई जमीन की जगह लूकस के साथ उसके बेड पे सोती है, पर फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट नहीं होती। क्लोई के किडनैपर्स ने उसे अब उस छोटे से फार्म हाउस में फ्रीली घूमना अलाउ कर दिया था। पहले तो क्लोई ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि लूकस और उसका भाई माइकल वो उसे ठीक से खाना नहीं देते थे, उसे भूखा रखते थे, पर बाद में उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। उसने कहा कि लूकस उसके लिए बहुत सारे कपड़े लाता था, चॉकलेट्स लाता था, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता था, इस उम्मीद में कि शायद ये सब लेकर क्लोई उसके साथ सेक्स कर लेगी। इवन दो क्लोई वहां पर घूम सकती थी, पर उसने कभी भी वहां से भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो भागकर कहीं गई और कार्टेल ने उसे दोबारा पकड़ लिया तो इस बार तो वो उसे सच में मार देंगे। क्लोई ने अपनी स्टेटमेंट में बताया कि वो किडनैप होने के बाद पहली बार बाहर तब निकली थी जब उसने लूकस को कन्विंस किया उसे एम्बेसी ले जाने के लिए। उसने लूकस को कहा कि अगर लूकस उसे वहां से जाने देगा तो वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी, साथ में वो रैंसम का सारा अमाउंट लूकस को दे देगी। इतना ही नहीं, वो लूकस को फ्यूचर के प्रोमिसेस भी देने लगी, उसे होप्स देने लगी कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो दोनों साथ रह पाएंगे। ये सब सुनकर लूकस क्लोई का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसे एम्बेसी तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर साथ में वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने पैसे देने में देरी की तो वो एक क्राइम लॉर्ड है और वो उसे कभी भी दोबारा कैप्चर करवा सकता है। इसके 3 घंटे बाद वो दोनों एम्बेसी में पहुंच जाते हैं, पर वो 2 घंटे पहले पहुंच गए थे, इसलिए वो पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पर ब्रेकफास्ट करने। वो वहां पर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हैप्पीली ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आते हैं। अब ओरिजिनली लूकस क्लोई को एम्बेसी तक ड्रॉप करने वाला था, पर बाद में वो उसके साथ अंदर चला जाता है और लोग उसे अंदर अरेस्ट कर लेते हैं। ये स्टोरी सुनने में जितनी हीरोइक है उतनी अनबिलीवेबल भी है। इसको सुनकर काफी सारे सवाल उठते हैं जिनके जवाब आप सबको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। अब एम्बेसी से निकलते ही क्लोई के मेडिकल एग्जामिनेशंस हुए, उसकी बॉडी की फोटोज ली गई और उन्हें अच्छे से चेक किया गया, पर उनके रिजल्ट्स काफी अजीब थे, क्योंकि इतने हॉरिफिक एक्सपीरियंस से निकलने के बाद भी क्लोई की बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, ना ही कोई मार्क्स थे और ना ही उसके सिस्टम के अंदर कोई ड्रग्स पाए गए थे। क्लोई वाज ड्रग्ड। इस बात का सिर्फ एक छोटा सा सबूत था उसके रिस्ट पर, जहां पर एक छोटा सा मार्क था जहां पर उसे इंजेक्ट किया गया था। क्लोई को ना ही पीटा गया था, ना ही उसे सेक्सुअली अब्यूज किया गया था, वो हर तरीके से बिल्कुल सलामत थी। अपनी किडनैपिंग के 4 हफ्ते बाद क्लोई फाइनली यूके वापस लौट गई लंदन में, अपनी माँ के पास जहां वो रहती थी, और फिर उसने इमीडिएटली वहां जाने के बाद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवा ली। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, शी सीम्स कंप्लीटली नॉर्मल। इनफैक्ट वो फोटोज के लिए पोज करती हुई और अपने डॉग के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। ये सब देखकर पब्लिक ओपिनियन काफी फ्लक्चुएट हो रहा था। आई मीन हर इंसान ट्रॉमा अपने तरीके से प्रोसेस करता है, पर लोगों को क्लोई का ये रिस्पॉन्स काफी अनयूजुअल लगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि क्लोई ने अपने दोस्तों को बताया कि वो अपने किडनैपर्स के साथ शू शॉपिंग के लिए भी गई थी, क्योंकि किडनैपिंग के दौरान उसके शू खो गए थे और ये चीज उसके लॉयर्स ने कोर्ट में भी एक्सेप्ट की। इन सब चीजों की सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज की गई थी, जिसके अंदर साफ साफ नजर आ रहा था कि क्लोई काफी सारी डेट्स पर गई थी लूकस के साथ उसका हाथ पकड़ के, और ये सीसीटीवी फुटेज उसकी ओरिजिनल स्टेटमेंट को बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। लूकस और माइकल ने क्लोई को एक रूरल एरिया में रखा था और वहां के लोगों के मुताबिक उन्होंने लूकस और क्लोई को काफी बार देखा था शॉपिंग और लंच डेट्स पे जाते हुए, जहां पर वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। ये सब उनके लिए इतना नोटेबल इसलिए था क्योंकि गांव बहुत छोटा होता है और वहां पे सब एक दूसरे को जानते हैं और उन्होंने क्लोई को पहले कभी नहीं देखा था। ज्यादातर लोगों को अब क्लोई की कहानी पर विश्वास नहीं था, और जब लूकस के भाई माइकल ने अपनी स्टेटमेंट दी तो उन लोगों का विश्वास और भी उठ गया। माइकल ने बताया कि क्लोई ने ये फेक किडनैपिंग उसके भाई लूकस के साथ प्लान की थी। क्लोई एक इंटरनेशनल मॉडल बनना चाहती थी, जिसके लिए उसे पब्लिक और प्रेस की अटेंशन की जरूरत थी। क्योंकि लूकस उसे प्यार करता था तो उसकी मदद करने के लिए ही वॉज विलिंग टू डू एनीथिंग। उसने ये भी बताया कि जो फिल को पहला ईमेल आया था वो आधे से ज्यादा तो क्लोई ने खुद लिखा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये भी सामने आया कि ब्लैक डेथ की आधे से ज्यादा पोस्ट फेक थी। तो ये ग्रुप एक्चुअली में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये बता पाना मुश्किल है। फाइनली अपने कोर्ट ट्रायल में लूकस ने स्टेटमेंट दी कि उसने क्लोई को किडनैप किया इसीलिए नहीं क्योंकि वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग का पार्ट था, इसीलिए क्योंकि वो अपनी तरफ से क्लोई की हेल्प करना चाहता था। क्लोई आइलिंग के केस में कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट उसके किडनैपर के खिलाफ आया। 11 जून 2018 को उन्होंने लूकस को गिल्टी करार दिया और उसे 16 साल और 9 महीने की सजा सुनाई। और लूकस का जो भाई था माइकल, उस पर भी सेम ही चार्जेस लगाए गए और उसे भी 16 साल और 5 महीने की सजा सुनाई गई। लोगों को क्लोई को फ्री
घूमता देख काफी गुस्सा आया, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि वो भी इस किडनैपिंग में शामिल थी। ये केस स्टार्टिंग से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। लोगों का ये मानना है कि क्लोई ने अपनी किडनैपिंग खुद ऑर्केस्ट्रेट की थी। मेरे हिसाब से इसके 3 पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं। पहली थ्योरी ये है कि लूकस ने क्लोई को किडनैप किया उसे बेचने के लिए, पर क्लोई उसे कैसे ना कैसे मैनिपुलेट कर लेती है और वहां से बच जाती है, जो कि क्लोई की स्टेटमेंट है। दूसरी थ्योरी ये है कि लूकस ने क्लोई को किडनैप तो करवाया, पर वो कोई क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा नहीं था। वो बस क्लोई को हीरोइकली बचा कर उसे इंप्रेस करना चाहता था, उसका प्यार जीतना चाहता था। और तीसरी थ्योरी तो यही है कि क्लोई ने लूकस के साथ मिलकर अपनी किडनैपिंग प्लान की ताकि वो फेमस हो जाए। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जिनसे आप अपना अनबायस्ड ओपिनियन बना सको। पहले उन फैक्ट्स पर बात करते हैं जिनसे ये लगता है कि क्लोई एक विक्टिम थी। उसकी किडनैपिंग से पहले उसकी कोई भी प्रायर कम्युनिकेशन नहीं हुई थी लूकस के साथ। लूकस क्लोई को 2015 से फेसबुक पर फॉलो करता था, पर वो एक पब्लिक फिगर थी, वो काफी लिबरल थी लोगों को ऐड करने में। क्लोई के बालों में केटामीन के ट्रेसेस पाए गए थे और उसके रिस्ट पर इंजेक्शन का मार्क भी था। लूकस की ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री में केटामीन, क्लोई आइलिंग, ब्लैक डेथ और किडनैपिंग जैसे कीवर्ड्स पाए गए थे। लूकस ने एक्चुअली में स्की मास्क और ग्लव्स भी खरीदे थे किडनैपिंग के टाइम अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और जब लूकस से पूछा गया कि उसने क्लोई को पेरिस में ही किडनैप क्यों नहीं किया, तो लूकस ने कहा कि पेरिस में पुलिस बहुत ज्यादा थी, तो वो बहुत रिस्की था, और अगर क्लोई इस प्लान में शामिल होती तो उसको पुलिस के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ये जो फैक्ट्स थे वो तो थे क्लोई के फेवर में। अब मैं आपको वो फैक्ट्स बताता हूँ जो क्लोई के अगेंस्ट जाते हैं। क्लोई के बच्चे के बायोलॉजिकल फादर ने बताया कि क्लोई एक्चुअली में फेम के लिए बहुत पागल थी और उनके बच्चे का भी ज्यादातर ख्याल उनके फादर ही रखते थे। जिस कैबिन में क्लोई को रखा जा रहा था वहां पे उनके नेबर्स को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वहां पे किसी की किडनैपिंग हुई है। क्लोई और लूकस कई बार पब्लिक में दिखाई दिए थे खुशी खुशी घूमते हुए। ये दोनों हाथ पकड़कर शॉपिंग और लंच डेट्स पर जाते थे। क्लोई का इमोशनली इतना स्टेबल होना और वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, वो बहुत सस्पिशियस था। और इस किडनैपिंग के बाद क्लोई को जो नया नया फेम मिला, वो फेम उसने पैसे कमाने के लिए अच्छे से इस्तेमाल किया। अब असलियत क्या है ये तो क्लोई और उसके किडनैपर्स ही जानते हैं, पर आप लोगों के हिसाब से सबसे सही थ्योरी कौन सी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, द हैंडल इज राइट देयर, प्लीज गो फॉलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताना, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।